हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 11th क्लास की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स, इसकी बात हम पहले करते हैं। पॉलीबेसिक एसिड्स की यदि हम बात करें तो पॉलीबेसिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, गिव्स मोर देन 1 H+ आयन, यानी एक से ज़्यादा जो प्रोटॉन जो है हमें देते हैं, ऐसे एसिड्स पॉलीबेसिक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मोनोबेसिक एसिड्स के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स। तो जैसे मोनोबेसिक एसिड्स तो हमारे ये हो सकते हैं जो हमें H+ आयन दें, तो मोनोबेसिक एसिड्स जैसे थे हमारे पास CH3, COOH, इसके अलावा HCl, इसके अलावा HCl, ये कुछ एसिड ऐसे हैं जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं जो केवल एक H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम डाई बेसिक एसिड्स की बात करें, डाई बेसिक एसिड जो 2 H+ आयन हैं, जैसे कि H2SO4, जैसे कि H2CO3, इसके अलावा कुछ ट्राई बेसिक एसिड्स होते हैं, ट्राई बेसिक एसिड्स जैसे H3PO4। तो डाई बेसिक एसिड्स और ट्राई बेसिक एसिड्स जो होते हैं ये हमारे पॉलीबेसिक एसिड्स कहलाते हैं। पॉलीबेसिक एसिड्स ड्यू टू डोनेट ऑफ मोर देन 1 H+ आयन। तो आज हम किसी पॉलीबेसिक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे, किस तरीके से हम पॉलीबेसिक एसिड्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम इनको आयोनाइज कराते हैं। तो यहाँ हमें पॉलीबेसिक एसिड लेने वाले हैं, दैट इज H3PO4। H3PO4 एक पॉलीबेसिक एसिड है क्योंकि हमें जब इसको हम एक्वस में डालते हैं तो इट गिव्स 3 H+ आयन एंड फॉस्फेट आयन। तो ये हमें अब यहाँ जब हम इसको एक्वस में डालते हैं इट गिव्स 1 H+ आयन देन H2PO4 माइनस आयन। H2 अब क्या होगा, H2PO4 माइनस को जब हम ये एक्वस में फिर से एक H+ आयन देगा और HPO4 माइनस 2 आयन बनाएगा। फिर से HPO4 माइनस 2 आयन को जब एक्वस में डाला जाता है इट गिव्स 1 H+ आयन एंड गिव्स PO4 माइनस 3 आयन। तो सपोज करो हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 मान लेते हैं, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम Ka2 मान लेते हैं, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम Ka3 मान लेते हैं। आपसे कहा जाता है इन तीनों के अंदर, इन तीनों में विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम इन तीनों ही है, ये तीनों ही हमारे पास एसिडिक है, लेकिन इनमें से मोर एसिडिक कौन है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें इन तीनों में तो H3PO4 जो है इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H2PO4 इससे कम एसिडिक होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ चुका है, तो माइनस चार्ज हो चुका है तो ये
अपने में से H+ आयन को आसानी से जाने देगा? नहीं जाने देगा, उसको पकड़ के रखेगा। तो इस वजह से H2PO4 H3PO4 के कंपैरिजन में क्या है? कम एसिडिक है। इसी तरीके से अगर हम HPO4-2 की बात करें तो ये और कम एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा है। तो माइनस जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा वो प्रोटॉन को पकड़ के, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, तो वो उसको पकड़ के रखेगा, आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और जो अगर वो आसानी से प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब कम एसिडिक होगा। तो हमने तो पढ़ा है आरएनएस कॉन्सेप्ट में, हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो आसानी से H+ आयन को रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर तो H+ आयन आसानी से रिलीज हो जाएगा। सेकेंड केस में H+ आयन को थोड़ा रिलीज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और थर्ड केस में इसको रिलीज करना मोर डिफिकल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम एसिडिक स्ट्रेन का मामला देखें तो हम जानते हैं जिसका Ka वैल्यू ज़्यादा होता है वो मोर एसिडिक होता है। तो हम कह सकते हैं Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होने वाला है। अगर आपसे कहा जाए इन तीनों कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं अगर हम इन तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इन तीनों का एक ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो देखो इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ओवरऑल रिएक्शन H3PO4 change into 3H+ ion and phosphate -3 ion। अब इसका हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka मान लेते हैं। तो Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3 हो जाता है। तो इस रिलेशन के थ्रू हम जो है, यदि हमें Ka1 Ka2 Ka3 की वैल्यू याद है, दी गई है, तो हम इस पूरी ओवरऑल इक्वेशन का Ka यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड निकाल। दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। तो इस तरीके से हम जो है ओवरऑल रिएक्शन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन का कांस्टेंट गिवन है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की। किसकी बात करेंगे हम? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इस तरीके से हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, जिसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी नाम देते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके लिए हम सपोज करो प्रोटोलाइसिस करा दें। ऑटोप्रोटाइलाइसिस का मतलब है सेम H2O के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ प्रोटॉन का लेन देन करते हैं तो इसे हम ऑटोप्रोटोलाइसिस नाम देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं H2O, दो मॉलिक्यूल H2O के एक दूसरे को, मान लो ये H2O इसको एक प्रोटॉन देता है तो इसको लिख देते हैं हम H3O++, इसने इसको एक प्रोटॉन दिया तो ये इसमें बदला बेटा OH-। तो इस तरीके से हमारे पास ऑटोप्रोटोलाइसिस जब हम कराते हैं तो हमें इस तरीके की एक इक्वेशन मिलती है। ऑटोप्रोटोलाइसिस का मीनिंग अभी मैंने बताया कि जब सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ प्रोटॉन का लेन देन करते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोप्रोटोलाइसिस
बेसिस नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ इस H2O ने इस H2O को एक प्रोटॉन डोनेट किया, तो जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? एसिड, और जो गेन करता है वो क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ एक प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है और प्रोटॉन के ट्रांसफर से एक कॉन्जुगेट बेस और एक कॉन्जुगेट एसिड पेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ चूंकि यहाँ इस एसिड ने इसको एक प्रोटॉन दिया, तो ये इसका ये एसिड है और इसका ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। जबकि ये इस बेस ने इससे एक प्रोटॉन लिया, तो लेने वाला एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है। तो इसने इसको प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये एसिड है और ये इसका एसिड से ये किसमें चेंज हुआ? इसके कॉन्जुगेट बेस में। ये कहाँ चेंज हुआ? इसमें। जबकि इसने एक प्रोटॉन लिया, ये किसमें चेंज हुआ? इसमें। तो ये बेस है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इस तरीके से सर क्या होता है ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर? तो यहाँ एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पेयर होता है जिनके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं H2O चेंज हुआ OH माइनस में। तो H2O जब OH माइनस में चेंज हुआ तो इसने यहाँ क्या किया? प्रोटॉन लॉस किया। प्रोटॉन लॉस होने से ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरीके से सपोज करो यहाँ H2O ने H2O H3O में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ इसने क्या किया? एक प्रोटॉन गेन किया है और एक प्रोटॉन की जो गेन करता है वो लोरी और ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? बेस है। तो ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। यानी एक ऐसा पेयर जिसके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ऐसे पेयर को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नाम देते हैं। यहाँ हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो जब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात यहाँ पर करते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं वाटर का, तो हम लिखते हैं H3O3O का कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय H2O इनटू H2O, तो इसको H2O का पावर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ देखो हम जानते हैं वाटर की कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज होता है, क्योंकि वाटर की मोलरिटी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस वाटर की मोलरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो हम इसकी मोलरिटी को कांस्टेंट मानते हैं और जब इस वाटर की मोलरिटी को कांस्टेंट मानते हैं तो इसको K ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं और इसके लिए हम लिख देते हैं H3O प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ ये वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से इसकी जगह हम लिख देते हैं KW इज इक्वल टू H3O प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। KW अब हम क्या है यहाँ KW? तो KW को ही हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर नाम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो दिस इज KW इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और ये मल्टीप्लिकेशन होता है वाटर की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है 8 to 90। अब अगर हमें KW जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर इनिशियल
कंसंट्रेशन पर डज नॉट डिपेंड। हम जानते हैं Kw का वैल्यू जो है यानी किसी भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बट Kw डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ये क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। इसलिए हम Kw की जब भी बुक्स के अंदर जब भी Kw की वैल्यू ली जाती है तो वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ली जाती है, दैट इज 298 केल्विन। और 298 केल्विन पर हम Kw की वैल्यू को जो है इसको 10⁻⁻14 लेते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, एक 298 केल्विन टेम्परेचर। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर Kw यानी किसी वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। अब हम यहाँ किस तरीके से और यानी ये वैल्यू Kw का जो ये वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे सॉल्यूशन बेसिक हो, चाहे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने देखा Kw H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। H+3 आयन की कंसंट्रेशन की जगह हम H+ आयन की कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक एसिड लेते हैं HA तो इसको H+ और A- लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल जब इसको एक्वस में लिया जाता है तो एक्वस में होने की वजह से यहाँ H2O ऐड होकर H3O+ बनाता है। इस वजह से जनरली H+ आयन ना लिखकर हम H3O+ लिखते हैं, लेकिन कहीं बुक्स के अंदर आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की जगह H+ आयन का कंसंट्रेशन भी मिल सकता है। यहाँ हम Kw के बारे में आपको बताने वाले थे। Kw जो है ये H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे हम H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन भी लिखते हैं। तो Kw का वैल्यू यदि हम इसको हम H+ आयन भी लिख सकते हैं, तो Kw का वैल्यू यदि हम 10⁻14 कर देते हैं तो H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो यदि हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो OH- आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बराबर होगा, तभी तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हम H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर है, तो हम कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁷ और OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁷, क्योंकि दोनों -7 मिलकर 10⁻⁻14 बनाने वाले हैं। इसी तरीके से यदि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H+ आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन OH- आयन का कंसंट्रेशन होगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन जब OH- के आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁷ होगा।
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगा, चाहे ये 10⁻⁸ हो सकता है, 10⁻⁹ हो सकता है। इसी तरीके से यदि सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से कम होता है, और हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है ये लेस देन 10⁻⁻⁷ होगा, यानी 10⁻⁻⁵ हो सकता है, 10⁻⁴ हो सकता है। तो इस तरीके से हम KW किसी भी तरीके के सॉल्यूशन के लिए, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, KW का वैल्यू चेंज नहीं होगा, KW का वैल्यू उसके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the concentration of H3O plus ion and OH minus ion concentration for a solution of weak acid HA कोई एक वीक एसिड है, इसके लिए हमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन पता करना है। whose Ka वैल्यू जिसके लिए हमें Ka वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁸ and 8 mole of acid are present in 1 liter of solution, and 8 mole of acid are present in 1 liter of तो यहाँ हम K का वैल्यू हमें गिवन है और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई है। एक एसिड दिया गया है हमें H, तो HA को जब हम किसी एक्वस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, तो इट गिव्स H प्लस आयन एंड इट गिव्स, पानी में डालने पर H3O प्लस आयन बनाने हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और प्लस क्या बनाने वाला है बेटा, H प्लस आयन देने वाला है, तो सॉरी A माइनस आयन देने वाला है, यही देगा भाई। जब मैं HA को वाटर के अंदर डालता हूँ, दिस इज वाटर, तो ड्यू टू एसिड ये अपना प्रोटॉन इसको देगा, और प्रोटॉन देने की वजह से हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और साथ में A माइनस आयन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ स्टार्टिंग में इसके हम इनिशियल मोल हमें दिए गए हैं, इनिशियल मोल हमें इसका 8 मोल दिया गया है। इसके वाटर का कंसंट्रेशन हम 0 मानते हैं, इसलिए हम इसका कंसंट्रेशन हमारे पास इनफाइनाइट है, जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा, स्टार्टिंग में इनका कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन 0 है, इसका कंसंट्रेशन 0 है। अब हमें क्या देखना है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद इसके जो मोल है, यानी इसके 8 मोल जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने लगेंगे। तो 8 माइनस 8 अल्फा मोल सपोज करो इसके अंदर से डिसोसिएट कर गए, तो 8 माइनस 8 अल्फा मोल इसके बचेंगे, यहाँ बनेंगे 8 अल्फा मोल, यहाँ बनेंगे 8 अल्फा मोल। तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H है, यहाँ पर एक वीक एसिड है, तो Ka लिखते हैं
इसके लिए लिखते हैं हम H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन A माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA का कंसंट्रेशन। वाटर की कंसंट्रेशन को हम जनरली नहीं लिखते क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो यहाँ इसके लिए हमने के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ H3O का कंसंट्रेशन 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा डिवाइडेड बाई HA 8 माइनस 8। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, दिस इज 64 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब 1 माइनस भाई अल्फा वीक एसिड है तो वीक एसिड कितना आयोनाइज्ड होगा, बहुत कम आयोनाइज्ड होगा ड्यू टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड लेस देन 1। तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ 1 मान लेते हैं तो 64 अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 बचता है। टोटल क्या बचा 8 अल्फा स्क्वायर। अल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू हमारे पास 8 अल्फा स्क्वायर आ गया और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई 8 और अल्फा इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई दिस इज 4। तो यहाँ में के का वैल्यू दिया गया है, देखो आप के का वैल्यू हम लिख देते हैं 2 × 10⁻⁸ अपॉन 8। इसको सोल्व करते हैं तो अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल कर आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आता है, इसको 1/4 कर दें हम, इसको 1/4 कर दें तो 1/4 और बाहर जब इसको निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻⁴ तो 1/2 × 10⁻⁴ ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू या 0.5 × 10⁻⁴। तो ये हमारे पास जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो अब हमसे पूछा है H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन है हमारे पास अल्फा, तो इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 से। तो H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन अब हम H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें पता है कितना है 8 अल्फा। तो 8 अल्फा तो 8 और अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं 0.5 × 10⁻⁴। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। अब हमसे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी पूछा गया है। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या आने वाला है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हमें निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा KW = H प्लस H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ KW का वैल्यू तो हमें कांस्टेंट वैल्यू 10⁻⁴ अभी हमने देखा था। H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन 8 5 जा 4 × 10⁻⁴ इसको हम 4 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हम आसानी से निकाल सकते हैं। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो और ये यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 × 10⁻⁴ और ये माइनस का ऊपर गया प्लस में 10⁻10। तो OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन हमारे पास आएगा दैट इज दिस इज 0.25 × 10⁻⁻10। तो इस तरीके से हम H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दोनों कैलकुलेट
कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे।